मैंने आप सबके साथ इस समय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस के साथ ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड 6 लेक्चर्स। और बेटा उन 6 लेक्चर्स में मैंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस की बातें की। मैंने आपको बताया व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय डिफरेंस इन द प्रॉफिट वेरिएंस, व्हाट आई मीन बाय बजटेड प्रॉफिट, व्हाट आई मीन बाय एक्चुअल प्रॉफिट, व्हाट इज द वेरिएंस, हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट कॉस्ट, एंड देन हाउ मच इज द मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के फिर मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए, लॉजिक बताया, रीजंस बताई। और लास्ट लेक्चर नंबर 6 में अगर आप देखें तो मैंने कहा अगर आपको कुछ भी अभी तक समझ नहीं आया तो आप एक टेबलर फॉर्म कर ले, उसी से काम चल जाएगा। अभी हम आ रहे हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस में। हम पहले लॉजिक्स को, कंसेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे। बेटे मैं पहले 2-3 लेक्चर्स पूरे आपको आई विल बी डिवोटिंग जस्ट टू बिल्ड द फ्रेमवर्क, टू बिल्ड द फाउंडेशन, कि आपको पता तो चले एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट हाउ वी कैन कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस और व्हाट इज द क्रक्स बिहाइंड दैट। रजिस्टर ओपन कर लीजिए, आप सभी रजिस्टर ओपन कर लीजिए। और मेरे विचार ये हैं कि करते करते ही बातें समझ आती हैं। आप सोचें कि पहली बार आप स्विमिंग में गए, स्विमिंग पूल में, और आपको फर्स्ट टाइम ही स्विमिंग आ जाएगी, ऐसा कभी होगा ही नहीं। करत करत यू हैव टू डू प्रैक्टिस। धीरे 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 चलना एक दिन में थोड़ी आ गया था आपको। आप कितने छोटे से थे, गिरते थे, चलते थे, गिरते थे, चलते थे, और फिर चलना आ गया। इसी तरह से मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस की बातें जो बता रहा हूं। नो डाउट अभी तक आपको फॉर्मूलेस नहीं पता चले, कोई बात नहीं, आप बार बार उस लेक्चर्स को देखिए, लॉजिक समझिए, कंसेप्ट देखिए, और आपको धीरे धीरे अपने आप से बात करेंगे तो समझ आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आइए जी, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ा प्यारा सा एजेंडा लेकर आया हूं दोस्त। और ये एजेंडा 2-3 लेक्चर्स में चलेगा, मतलब 7th में, 8th में, 9th में। मैं इसको जल्दी से कंक्लूड करने की इच्छा में नहीं, छोटे छोटे लेक्चर्स में दूंगा, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया व्हाट आई मीन बाय लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो हेडिंग लिखिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस, आप सभी लिख रहे हैं। आज का ये जो क्लास है इसमें एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज दिस चार्ट विल कंटिन्यू फॉर कमिंग 3-4 लेक्चर्स। लेबर कॉस्ट वेरिएंस की 3 ब्रांचेस अगर मैंने बनाऊं, द फर्स्ट इज the labor cost variance. अभी हम देखेंगे what I mean by labor cost variance, what I mean by standard labor cost, what I mean by actual labor cost, what I mean by budgeted labor cost, and then if I bifurcate that labor cost, तो what I mean by labor cost देखेंगे। खाली आपको अभी टेबल बना रहे हैं और मेरी कहानी पे आ जाना है। आप टेबल में 3 वेरिएंसेस बना रहे हैं लेबर कॉस्ट के नीचे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड आइडल टाइम वेरिएंस। आई रिपीट, लेबर रेट वेरिएंस। अभी हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय लेबर रेट, इट इज जस्ट लाइक मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सेकंड इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इट इज जस्ट लाइक मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। बट यहां पर एक नया छोटा सा पप्पू आ गया, दैट इज आइडल टाइम वेरिएंस। हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय आइडल टाइम वेरिएंस, एंड देन दैट एफिशिएंसी कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अभी आप चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको समझ कुछ नहीं आ रहा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की 2 ब्रांचेस बनेंगी, वन इज लेबर मिक्स वेरिएंस एंड सेकंड इज लेबर यील्ड वेरिएंस। वन इज लेबर मिक्स वेरिएंस एंड सेकंड इज लेबर यील्ड वेरिएंस। वन इज लेबर मिक्स वेरिएंस एंड सेकंड इज लेबर यील्ड वेरिएंस। आई रिपीट माय गोल्डन वर्ड्स। मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप ये टेबल प्रिपेयर करें, चार्ट प्रिपेयर करें, फ्लो चार्ट बनाएं। लेट इट बी लाइक जर्मन, आप माने ये जर्मन लैंग्वेज है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस की 3 ब्रांचेस बनाएं। अभी हमें नहीं पता व्हाट आई मीन बाय लेबर इवन, आई एम नॉट अवेयर कि कॉस्ट क्या होती है, वेरिएंस कुछ नहीं पता। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के 2 पार्ट्स, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस, जैसे वहां पर था मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, सिमिलरली लेबर में भी लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। बेटे आपको पता है ना, मिक्स तभी होता है जब मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल हो, मटेरियल मिक्स में। सिमिलरली लेबर के केस में अगर एक से ज्यादा टाइप ऑफ लेबर हो तभी लेबर मिक्स वेरिएंस होगा। अभी हम देखेंगे। मेरी आप ध्यान से एक बात छोटी सी सुनना चाहिए, जो मेरी कहानी है ना बड़ी प्यारी सी है। आप सभी ऊपर लिखिए मेरी कहानी लेबर कॉस्ट वेरिएंस के लिए मुंह जबानी। आइए आइए, मैं फर्स्ट पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपके सामने 3rd क्लास का एक छोटा सा पॉइंट रख रहा हूं कि इफ आई वांट टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन, इन द लास्ट 6 लेक्चर्स वी हैव कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स मटेरियल कॉस्ट, दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट। तो उसमें आपने क्या किया था, स्टैंडर्ड प्राइस या जो भी प्राइस था मटेरियल का इनटू क्वांटिटी परचेज, जितनी भी क्वांटिटी खरीदी उसको उससे गुणा कर दिया तो आपके पास मटेरियल कॉस्ट आ गई।
बिल्कुल उसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ यू विल कैलकुलेट लेबर कॉस्ट. सो व्हेन आई से लेबर कॉस्ट इट मींस रेट पर आवर इनटू नंबर ऑफ आवर्स, और रेट पर वीक इंटू नंबर ऑफ वीक्स, और रेट पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, और रेट पर एनीथिंग द पीरियड, जो भी रेट आप जिस पीरियड का लेंगे इनटू जो मल्टीप्लाई करेंगे आवर्स, वो भी उसी तरह के उसी लेवल के होने चाहिए. मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी से लॉजिक्स रखूंगा, लेकिन उसका मजा तभी आएगा जब आप साथ साथ लिखते जाएंगे. तो फर्स्ट पॉइंट आप सब लिख चुके हैं. सर क्या लिखना था? लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू लेबर आवर्स. लेट इट बी आवर्स. मैंने अज्यूम किया लेट द आवर्स बी गिवन टू मी, कि भाई एक यूनिट को, एक प्रोडक्ट को, एक टेबल को बनाने में इतने घंटे लगेंगे, और 1 घंटे का ये रेट है जो हम कारपेंटर को देंगे. तो हमने कहा जी कारपेंटर की कॉस्ट निकालनी हो अगर लेबर कॉस्ट, तो हम दो चीजों को गुणा कर देंगे, पीरियड इंटू रेट फॉर दैट पीरियड, पीरियड इंटू रेट फॉर दैट पीरियड. तो लेबर आवर्स इंटू रेट पर आवर, लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू लेबर आवर्स इंटू रेट पर आवर. कितने घंटे और 1 घंटे का क्या रेट. आई थिंक आप बात को समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं. लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू लेबर आवर्स इंटू रेट पर आवर, लेबर आवर्स इंटू रेट पर आवर. अच्छा, ये लेबर आवर्स हो या लेबर टाइम इन वीक्स हो तो रेट पर वीक ले लेंगे, उसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है. तो मैंने अभी आपको वेरिएंस कुछ नहीं बताया, खाली लेबर कॉस्ट का मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन ये होता है कि जो भी आप लेबर को पैसे देते हो. बेटे आप ये बताओ, जैसे आपने बजट प्रिपेयर किया था फॉर मटेरियल, वी हैव प्रिपेयर्ड द बजट फॉर ओवरहेड्स, वी हैव प्रिपेयर्ड द बजट फॉर लेबर, कि भाई आप प्रोडक्शन से पहले प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाओगे, पर्सनल मैनेजर को बुलाओगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बुलाओगे, और उनसे पूछोगे कि आप ये बताओ भाई इतने यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं तो कितना टाइम लगेगा, how many labor hours you require, and you will ask the personal manager, human resource manager, that how much rate per hour labor is available. So there are two persons who are involved, one is production manager and second is personal manager. प्रोडक्शन बेटे मटेरियल की क्वांटिटी में भी प्रोडक्शन मैनेजर इन्वॉल्व था. आज हम लेबर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, लेबर कॉस्ट में भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि जब आप ये कुछ भी यूनिट्स बनाओगे उससे पहले बजट ले लोगे कि भाई मेरे को इस यूनिट को बनाना तो कितने घंटे लगेंगे, हाउ मच लेबर आवर्स विल बी रिक्वायर्ड एंड हाउ मच इज द रेट पर आवर. गेटिंग माय पॉइंट. तो आइए फर्स्ट पॉइंट, आपको क्या लगता है ये जो लेबर कॉस्ट आपने कैलकुलेट की अभी जो मैंने बताई, ये जो लेबर कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया, ये लेबर कॉस्ट में रीजन 1 मतलब इस लेबर कॉस्ट का इंक्रीज या डिक्रीज होने के पीछे क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन दिस लेबर कॉस्ट. आराम से बेटे, लेबर कॉस्ट में लेबर कॉस्ट एक्स इंक्रीज और डिक्रीज होने के पीछे दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो लेबर आवर्स, उसके जो कंपोनेंट्स है उसमें चेंज आ जाए, either there is a change in the labor hours or there is a change in the labor rate. If there is a change in labor rate or in this or and in the both, या तो एक में चेंज आए लेबर आवर्स में और लेबर रेट में चेंज आए, या लेबर रेट में चेंज आ जाए लेबर आवर्स में चेंज आए, या दोनों में चेंज आ जाए. इट मींस इफ देयर इज अ चेंज इन एनी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दैट लेबर कॉस्ट, आई विल से देयर विल बी अ वेरिएशन इन द लेबर कॉस्ट. सो दैट इज सेकंड पॉइंट. मेरी कहानी का दूसरा सवाल आपसे यही है. धीरे धीरे हम वेरिएंसेस की तरफ बढ़ रहे हैं. आप हेडिंग लिखिए रीजंस फॉर द वेरिएशन इन द लेबर कॉस्ट. वेरी सिंपल, कुछ मुश्किल है ही नहीं. मैंने कहा जी दो रीजंस हैं फॉर द चेंज इन द लेबर कॉस्ट. फर्स्ट कारण, रीजन नंबर 1 इज ड्यू टू डिफरेंस इन टाइम, एंड सेकंड इज द डिफरेंस इन द रेट. द रेट डिफरेंस इन टाइम मतलब हमने सोचा था एक यूनिट 10 घंटे में बन जाएगा, लेकिन बना 11 घंटे में. इसका मतलब लेबर कॉस्ट हमें 11 घंटे के हिसाब से देनी पड़ेगी. इसका मतलब ये जो कॉस्ट आई ये 1 घंटा ज्यादा लगा, इसका मतलब लेबर कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई क्योंकि हमने टाइम ज्यादा लगाया, और रेट की वजह से भी आ सकता है. तो अभी हम नीचे लिख रहे हैं लेट इट बी. मैं इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं.
सर ये एग्जाम्पल लिखना है? हाँ बेटे लिखना है। बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है, कमर सीधी करके बैठिए। मैं भूपेश आनंद, अभी तक मैंने आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट वेरिएंस। नाउ द पॉइंट इज आई जस्ट वांट टू टेल यू, धीरे धीरे में आप खुद ही बताएंगे कि साहब ये कौन सा वेरिएंस है। मैंने कुछ नहीं बोलना, मैं तो लॉजिक रखूंगा, चर्चा करूंगा, आपके सामने बातें रखूंगा। आप बस एग्जाम्पल लिखिए। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में स्टैंडर्ड लिखा है, राइट हैंड साइड में एक्चुअल लिखा है। आप चेक कर लीजिए स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। स्टैंडर्ड में लिखा है टाइम रिक्वायर्ड 10 आवर्स, मतलब एक काम को खत्म करने में 10 घंटे लगते हैं। रेट पर आवर, और 1 घंटे का रेट है 10-12 रुपीस आराम से। स्टैंडर्ड मैंने आपके सामने स्टैंडर्ड रखा, टाइम रिक्वायर्ड 10 आवर्स, रेट पर आवर 12 रुपीस, मतलब हम 1 घंटे में 12 रुपए का रेट देंगे। ये किसने निकाला होगा, किसने डिसाइड किया होगा? पर्सनल मैनेजर ने। और दूसरा टाइम रिक्वायर्ड, एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगते होंगे, ये किसने डिसाइड किया होगा? प्रोडक्शन मैनेजर ने। तो बेटे आराम से समझना है कि कौन सा व्यक्ति क्या चीज कैलकुलेट कर रहा है। प्रोडक्शन मैनेजर मस्ट हैव डिसाइडेड कि 10 आवर्स लगेंगे, एंड पर्सनल मैनेजर मस्ट हैव डिसाइडेड कि भाई मार्केट में रेट आजकल 12 रुपए चल रहा, तो हमें 12 रुपए की लेबर कॉस्ट देनी पड़ेगी 1 घंटे की। बट एक्चुअली में क्या हुआ? 10 घंटे की जगह उस लेबरर ने 11 घंटे ले लिए, मतलब 1 घंटा ज्यादा ले लिया। हमने सोचा था कि 10 घंटे में काम हो जाएगा, लेकिन वहां पे काम 11 घंटे में हुआ। मतलब वो बातचीत करने लग गया, वो गपशप करने लग गया, वो बैठकर तंबाकू खाने लग गया, बीड़ी सिगरेट पीने लग गया। इट मींस उसने 1 घंटा ज्यादा ले लिया। अच्छा, रेट पर आर हमने सोचा था वी विल बी पेइंग एट द रेट ऑफ 12 रुपीज, बट हमने पे किया 13 रुपए में। तो इट मींस मैंने जान के क्या किया, दोनों में डिफरेंस लिया। अगर आप ध्यान से देखें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आनी चाहिए आपके हिसाब से? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? मुझे लगता है जी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इज 120 रुपीज, और एक्चुअल लेबर कॉस्ट आपके हिसाब से मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो दैट कम्स टू 143 रुपीज। एक्चुअल लेबर कॉस्ट, 11 hours into 13, that is 143 rupees, and standard labor cost is 10 hours into 12, that is 120. It means there is a difference of 23 rupees. तो मैंने इस बात को यहां पे लिखा है, the difference of 23 rupees, the difference is of 23 rupees, क्योंकि मैंने सोचा था कि स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 120 रुपए लगेगी। कैसे आया होगा? मैंने कहा जी 12 रुपए का रेट है, 10 घंटे सोचे थे, 120 आ गया, लेकिन हमने दिया 13 रुपए का रेट, 11 घंटे लगाए, 143। बेटे तो थर्ड क्लास का क्वेश्चन है, इसमें अभी तक तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस की बात ही नहीं गई। अब आप ये बताइए धीरे धीरे कि क्या 23 रुपीज का डिफरेंस नहीं है? तो टेक्निकली मैनेजमेंट अकाउंटेंट इस 23 रुपए को बोलेगा क्या? वेरिएंस। किस चीज का? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इट मींस वो जो बजटेड प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था, उस बजटेड प्रॉफिट में और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस 23 रुपीज का आ सकता है, ड्यू टू, या आया होगा ड्यू टू लेबर कॉस्ट। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि मटेरियल कॉस्ट सेम है, क्योंकि देखो आपको इस समय ध्यान देना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस में, तो बाकी फैक्टर्स मुझे अज्यूम करने पड़ेंगे दैट दे आर कांस्टेंट, दैट मॉडल इज अ क्लोज्ड मॉडल। If that model is a closed model, then only I can say that this is due to labor cost. तो मैं अभी अज्यूम करूंगा कि जो मटेरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड सोची थी, लेबर एक्चुअल भी सेम है, ओवरहेड सेम है, स्टैंडर्ड सेम है, लेबर सेम है, सेल्स भी सेम है, स्टैंडर्ड सेम है, सब कुछ सेम है एक्सेप्ट लेबर। एंड लेबर मैंने सोचा था 120, लेकिन हो गया 143, डिफरेंस आएगा 23 डिफरेंस इन द कॉस्ट इज ड्यू टू 2 reasons. The first reason is due to time and the second reason is due to rate per hour. आराम से अब हमें ये पता चल गया कि 1 घंटा ज्यादा लगाया, तो किसकी ड्यूटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? बेटे मेरे बेटे, बेटे आप ये बताओ, आपको क्या लगता है कि जब लेबर फैक्ट्री में 10 घंटे की जगह 11 घंटे में काम कर रहा है, तो 1 घंटा जो ज्यादा लगाया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल,
क्योंकि फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन मैनेजर रहा होगा, उसके सामने काम हो रहा होगा, उसने खुद ही कहा था कि 10 घंटे लगेंगे, बट एक्चुअली में 11 घंटे लगाए गए। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर का कान खींचेंगे, बिकॉज इन वेरिएंस एनालिसिस, इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आई वांट टू फाइंड आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन। And similarly, the rate which we have given, instead of we are at 12 rupees, we are giving 13 rupees. So we will see to the personal manager कि भाई 1 रुपया ज्यादा क्यों दिया, उसका कान खींचेंगे। इसका मतलब वो जो 23 रुपए की कॉस्ट है ना, ये जो 23 रुपीज का डिफरेंस आया, इसमें we will be finding out that how much is the responsibility of production manager and how much is the responsibility of personal manager। मतलब प्रोडक्शन मैनेजर की और पर्सनल मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां से कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 1 रुपया, 1 रुपया क्या मतलब, आपने सोचा था कि 12 रुपए, ये देखिए जी 12 रुपए की हम कॉस्ट देंगे और 13 रुपए दिए, तो 13 रुपए माइनस 12, एक रुपए का डिफरेंस आपने ज्यादा दिया इन द केस ऑफ लेबर रेट। एंड 10 hours into 11 hours, 10 hours into 11 hours, 10 hours in minus 11 hours, 1 घंटा भी ज्यादा लगाया। अभी हमने खाली आवर्स और टाइम को लिया है, भी मैं रुपीज में कन्वर्ट करूंगा। आप ये बताइए जी, मैंने यहां पे लिखा फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मेरी कहानी का तीसरा सवाल, मेरी कहानी की तीसरी बात, production manager is responsible that whether workers are doing properly or not, and whether they are doing gupshup or playing cards खेल रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तंबाकू पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी किसकी जवाबदेही है, प्रोडक्शन मैनेजर की। तो हम वेरिएंस एनालिसिस में जवाबदेही, we want to find out who is responsible for what, we want to calculate that। ठीक है जी। नेक्स्ट, चेंज इन लेबर कॉस्ट, अभी we have seen that it is due to production manager, the responsibility is due to production manager and responsibility of personal manager। If it is a responsibility of production manager, I will see that it is due to change in time। It means labor cost में अगर अंतर आया है due to change in time, so this is the responsibility of production manager। And if there is a difference in the labor cost due to rate, then this is the responsibility of personal manager। You are getting my point? तो आप एक बार लिख ले, आराम से लिख ले, चेंज इन लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे लिखिए डिफरेंस इन टाइम, पर्सनल मैनेजर के नीचे लिखिए डिफरेंस इन रेट। और मैं अब आपके सामने आ रहा हूं दैट हाउ आई विल डिराइव दोस फॉर्मूलास। अगर आपको ये फॉर्मूले समझ आ गए ना बेटे, तो ऐसे चुटकियों में काम हो जाएगा। मैंने अभी तक आपके सामने कुछ फॉर्मूलेस लिखवाए नहीं है बेटे। अभी देखो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, वैसे अभी हमने लिखे नहीं है, मैंने नहीं बताए। अभी फर्स्ट पॉइंट इज, आपको लॉजिकली बात पता तो चलनी चाहिए। तो पहला, फर्स्ट नेक्स्ट नंबर में लिखेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। आप सभी लिख रहे हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट जो सोची थी माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। इट मींस लेबर कॉस्ट वेरिएंस का डिफरेंस हम निकालने वाले हैं, एंड दैट इज स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। मतलब जो हमने सोचा था कि इतना खर्चा होगा बजट में, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, और जो एक्चुअली में आखिरी में हो गया, इट इज अ फैक्ट, दिस इज अ फिक्शन। So the point is, the difference between what should be and what actually has done, that difference is named as cost variance, which is due to two reasons। We will see through that। हम देखेंगे ये फॉर्मूलास डिराइव कैसे हो रहे हैं। मैंने नहीं कुछ भी रटवाना आपको, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं लॉजिकली रटवाऊंगा आपको, सब पहले लॉजिक बताऊंगा। अभी आप पहले इसको लिख लें, सेकंड पॉइंट में लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। एज्यूम करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड रेट मींस
इट मींस ये हो गया जी डिफरेंस इन रेट्स, डिफरेंस इन रेट्स इनटू एक्चुअल टाइम। अभी हम देखेंगे व्हाई आई हैव मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल टाइम, मुझे अभी कुछ पता ही नहीं है, आप बस लिखें लेबर रेट वेरिएंस डिफरेंस इन रेट इनटू एक्चुअल टाइम। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं डिफरेंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, डिफरेंस इन टाइम ड्यू टू स्टैंडर्ड रेट। डिफरेंस इन टाइम होगा जी स्टैंडर्ड आवर्स या स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, दिस इज डिफरेंस इन टाइम। डिफरेंस इन टाइम into standard rate, difference in time into standard rate। अभी वैसे आइडल टाइम वेरियस मैंने आज के लेक्चर में बताना नहीं है, आप लिख लें, फिर हम ही देखेंगे। आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, मुझे नहीं पता क्या है ये, लिख लो आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट आराम से। देखो जी मैंने इस समय आपको 3-4 फॉर्मूलेस लिखवा तो दिए हैं, बट मैं अभी इसका कंसेप्चुअली नॉलेज अभी बताने वाला हूं, तो आप घबराना मत, आप बस लिखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। और स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कैसे निकालते हैं अभी हम देख लेंगे, वैसे मैं अभी वी विल सी टू दैट। एंड नेक्स्ट इज लेबर रेट वेरिएंस, डिफरेंस इन रेट इनटू एक्चुअल टाइम, डिफरेंस इन रेट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम। एंड देन next is labor efficiency variance, standard hours minus actual hours into standard rate। एक बच्चा कहता सर ये क्या क्या बोलते जा रहे हो बेटे, मैं क्या कह रहा हूं, छोड़ो ना बेटे, आप सुनो ना मेरी बात को, ध्यान से सुनो। देखो जी लॉजिकली अब मैं बताने जा रहा हूं, मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने ये टाइमलाइन प्रिपेयर किया, दिस इज T0 एंड दिस इज T1, समय की रेखा टाइमलाइन, ये जनरली बिगिनिंग होता है जी, ये एंड ऑफ दैट पीरियड होता है। पीरियड कैन बी 1 डे, पीरियड कैन बी एनीथिंग, उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में वी हैव कैलकुलेटेड कि स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितनी होगी और एक्चुअली में कितनी हो गई, दिस इज एक्चुअल लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला है जी स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम। लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला ये रेट इनटू टाइम, अगर स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड टाइम। एक्चुअल लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला ये होता है रेट इनटू टाइम, है ना, तो एक्चुअल है तो एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम, कोई मुश्किल तो है ही नहीं। तो आप ये बताइए लॉजिकली क्या ये वाली बात आपको समझ आ गई? ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, इसमें भी 2 कंपोनेंट्स हैं। अब ये जो 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है रेट का और एक कंपोनेंट है टाइम का। इट मींस अगर लेबर कॉस्ट में डिफरेंस आएगा तो पहला कंपोनेंट की वजह से भी डिफरेंस आ सकता है, दैट इज डिफरेंस इन टाइम, एंड लिख दिया और लिख दिया, एक बच्चे को नहीं समझ आया एंड और क्यों लिखा। सेकंड लिखा जी मैंने डिफरेंस इन रेट। नाउ द डिफरेंस इन द लेबर कॉस्ट कैन बी ड्यू टू 2 रीजंस, वी हैव जस्ट सीन। अच्छा डिफरेंस इन टाइम का मतलब क्या हुआ, हम खाली इस एलिमेंट को देख रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। अच्छा डिफरेंस इन रेट का मतलब क्या हुआ, हम खाली इस एलिमेंट को देख रहे हैं, डिफरेंस इन रेट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। पहले बताओ यहां तक तो बड़ा ही सिंपल है यार, अभी फॉर्मूला बनेगा उसको लॉजिकली सीखेंगे। आप लॉजिकली बताओ कि मैं जब बोलता हूं डिफरेंस इन टाइम इट मीन स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, डिफरेंस इन रेट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब सवाल आता है कि यहां पर मल्टीप्लाई किससे करें, वेदर आई शुड मल्टीप्लाई, क्या मैं यहां पर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड टाइम से करूं या मैं यहां पर एक्चुअल टाइम से करूं। मतलब स्टैंडर्ड टाइम यहां पर 10 घंटे है और एक्चुअल टाइम 11 घंटे है। आप आराम से देखो, एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे सोचे थे, ये लो ये देखो, एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे सोचे थे, एक्चुअली 11 घंटे लगे। सवाल ये आता है कि जब मैं प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट कर रहा हूं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट डिफरेंस इन रेट, सो वेदर आई शुड मल्टीप्लाई विद द 10 आवर्स एक्चुअल टाइम, actual stand whether I should multiply with the standard time or whether I should multiply with the actual time. This is the main big question. ये सबसे बड़ा सवाल है कि मैं किससे गुणा करूं, स्टैंडर्ड टाइम से या एक्चुअल टाइम से। अगर मैं पर्सनल मैनेजर से पूछने जाऊं कि भाई पर्सनल मैनेजर जी ये बताओ विच फिगर वी शुड मल्टीप्लाई, वो कहेगा हमेशा,
वो कहेगा जी यू शुड मल्टीप्लाई विथ स्टैंडर्ड टाइम 10, क्योंकि अगर प्रोडक्शन मैनेजर ने टाइम से काम कराया होता तो मेरा रेट वेरिएंस कम आता, क्योंकि उस समय आप 10 से गुणा करते। आप लॉजिकली सोचना कि क्या पर्सनल मैनेजर आपको ठीक कह रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, माय क्वेश्चन इज कि मैं वो जो डिफरेंस इन रेट है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, उसको गुणा किससे करूं? स्टैंडर्ड टाइम से गुणा करूं, क्योंकि मुझे रुपीस निकालना है, रुपीस में वेरिएंस निकालना है। सो वेदर आई शुड मल्टीप्लाई दैट डिफरेंस इन रेट विद स्टैंडर्ड टाइम और वेदर आई शुड मल्टीप्लाई विद दैट डिफरेंस विद एक्चुअल टाइम। सो माय पॉइंट इज इफ आई आस्क अ पर्सनल मैनेजर ही विल से दैट यू शुड मल्टीप्लाई विद स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम 10 घंटे है, एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगते, प्रोडक्शन मैनेजर ने 10 घंटे लगाने चाहिए थे, इसलिए 10 से गुणा करना चाहिए। बट अगर हम प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाएं तो वो पता क्या कहेगा, यू शुड मल्टीप्लाई विद 11। मैं जितने भी टाइम लगाऊं उससे मतलब क्या है, पर्सनल मैनेजर को वो जो रेट है उस रेट पे हायर करना चाहिए था। आप लॉजिकली बताइए, जब आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जब आप वहां पे डेबिट करते हैं लेबर कॉस्ट, जैसे मैंने मटेरियल कॉस्ट के लिए बताया था, मटेरियल कॉस्ट इज ऑलवेज रिलेटेड ऑन द एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। Similarly, when I say labor cost, I always say how much is the actual labor cost I have paid. It is not that standard labor cost. Income statement is a, it is a history of the events which has already been occurred and we have already paid on the basis of the actual time. So my dear friends, there are so many thoughts in regard to, that whether I should go for standard time or whether I should go for actual time, whether I should go for standard time or whether I should go for actual time. Now the point is I should always multiply with actual time, not with standard time. मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमें गुणा एक्चुअल टाइम से करना चाहिए, बिकॉज इनकम स्टेटमेंट में आप एक्चुअल टाइम से मल्टीप्लाई, आप एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल लेबर कॉस्ट पे जो की है उससे डेबिट करते हो। ठीक है सर, तो आप यहां चेक करें, मैंने अपने फॉर्मूले में स्टैंडर्ड रेट नहीं लिखा, मैंने लिखा है एक्चुअल रेट। ये लिखिए एक्चुअल रेट लिख दिया, वो एक्चुअल टाइम। ये चेक करिए जी, आपने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा है, ये देखिए, ये देखिए आपने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है और उसमें एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल टाइम से गुणा किया। मैं तो बस लॉजिक बताने वाला था कि व्हाई विद एक्चुअल टाइम एंड व्हाई नॉट विद स्टैंडर्ड टाइम। इसके दो लॉजिक्स बताए कि पर्सनल मैनेजर के क्या स्कूल्स ऑफ थॉट है और प्रोडक्शन मैनेजर के क्या स्कूल्स ऑफ थॉट है। ये भी समझ नहीं आया तो एक सिंपल सा स्कूल ऑफ थॉट है, इनकम स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल figures which we have paid and that we have debited actual labor cost and actual labor cost में मैं वहां पर actual time के हिसाब से मैंने पेमेंट किया होगा, ना कि स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, इसलिए I multiply with actual time। लास्ट पॉइंट ये आता है कि while calculating difference, this difference in time, ये जो difference in time है इसको मैं गुणा किससे करूं, whether I should multiply with standard rate और actual rate। देखिए मैंने आपको एक लॉजिकली लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि जब आपको लड़कों की आवाज देखनी है कि ज्यादा शोर कौन मचा रहा है, लड़के मचा रहे हैं या लड़कियां मचा रही हैं, है ना। हमने देखा था कि ज्यादा आवाज किसकी आ रही है, लड़कों की आ रही है या लड़कियों की आ रही है। तो उस केस में मैंने आपसे ये कहा था कि एक पॉइंट को साइलेंट करना पड़ेगा। इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द टाइम वेरियंस तो मेरे को रेट वेरियंस का इफेक्ट नलीफाई करना पड़ेगा। मैंने इसे रेट वेरियंस का इफेक्ट नलीफाई करना पड़ेगा, इट मींस मुझे मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट से करना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि दैट आई विल मल्टीप्लाई विद स्टैंडर्ड रेट while calculating efficiency variance because I want to just focus that how much is the time variance। चलिए इसको हम एक छोटी सी केस स्टडी करके देखते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब ये केस स्टडी करेंगे तो शायद ज्यादा समझ आ जाए। मैंने वैसे एक बात लिखी है प्रोडक्शन मैनेजर में, दैट इफ आई वांट टू कैलकुलेट डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, डिफरेंस इन आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, डिफरेंस इन आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ पे लिखा है डिफरेंस इन रेट इनटू एक्चुअल टाइम, डिफरेंस इन रेट इनटू एक्चुअल टाइम। तो आप आराम से मेरी पहले एक छोटी सी केस स्टडी को समझ लें, फिर हम धीरे धीरे आपकी बात को मैं कैलकुलेट करूंगा। बेटे आज बस 2-3 मिनट रह गए इस लेक्चर में,
केस स्टडी है बड़ी सिंपल सी। स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड दिया है दैट इज फॉर पर यूनिट, और जो एक्चुअल दिया है दैट इज फॉर 100 यूनिट्स। स्टैंडर्ड इज फॉर 1 यूनिट, एक्चुअल इज फॉर 100 यूनिट्स। स्टैंडर्ड में लिखा है मैंने आर्स कि भाई एक यूनिट को बनाने में 400 घंटे लगेंगे। एक बच्चा कहता है ये कौन सा यूनिट बना रहे हैं जिसमें एक यूनिट को बनाने में 400 आवर्स लगेंगे। बेटे हमें उससे नहीं जाना, बस जो एग्जामिनर ने दिया वो मेरा माई बाप है। आई मैं जो वो कहेगा मैं इसको यस बोलूंगा। स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है कि एक यूनिट को बनाएंगे तो 400 घंटे लगते हैं, और रेट पर आ रहा है 1 रुपया। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड पर यूनिट। एक्चुअल पर यूनिट, एक्चुअली में 100 यूनिट बनाए, स्टैंडर्ड 1 यूनिट का है। आई थिंक मैंने आपको बताया हुआ है कि नंबर ऑफ यूनिट सेम होने चाहिए। आपने जो बजट प्रिपेयर किया वो 1 यूनिट का बनाया, मैं उस बजटेड कॉस्ट 1 यूनिट की कॉस्ट को नहीं कंपेयर कर सकता हूं एक्चुअल से, क्योंकि एक्चुअल तो 100 यूनिट का है। एक गधे हैं और दूसरे घोड़े हैं। तो अभी हम देखेंगे एक्चुअल इज 100 units produced, hours 39,600 and the rate is 1.10. Calculate the labor cost variance. Very simple. बस आज इसी को सीखना है, आज इसी बात को सीखेंगे और आगे चलेंगे। आप सबसे पहले मुझे बताओ लेबर कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट का मतलब है वी हैव ऑलरेडी सीन स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम। एक्चुअल लेबर कॉस्ट मींस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम। ठीक है जी, तो 1 रुपया का रेट है। अभी 40,000 घंटे कैसे आ गया बेटे? बड़ा सिंपल है। एक यूनिट को बनाने में जब 400 घंटे लगते हैं, है ना, एक यूनिट को बनाने में when you require 400 hours, then how many hours will be required for producing 100 units? It will be 400 hours into 100, that comes to 40,000 hours. So this is standard time, this is standard time, that is 40,000 hours. तो मैंने यहाँ पे लिखा जी 40,000। एक्चुअल रेट 1 रुपया 10 पैसे, 39,600। ये आ गया जी 43,560। ये आ गया जी 40,000। इट मीन्स आपकी लेबर कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई। कितने से? 3,560 रुपीज, 3,560 से एडवर्स आ गई। आप लॉजिकली आपको याद नहीं करना है कि एडवर्स कब आएगी बेटे, जब एक्चुअल कॉस्ट बढ़ गई। हमने फॉर्मूला उस तरह से बनाया है कि नेगेटिव आएगा तो एडवर्स, पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल। ज्यादा माइंड में प्रेशर देना ही नहीं है, इजीली काम हो जाएगा। और लॉजिकली अगर आप देखें तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट है 43,560 और स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है 40। इट मींस आपने सोची थी कि 40,000 रुपए का खर्चा होगा, बट एक्चुअली में 43,560 रुपीज का खर्चा हुआ। इट मींस ज्यादा हुआ, इट मींस 3,560 रुपए से ज्यादा हुआ। It means that is the adverse variance. Now this can be due to 2 reasons. One is due to rate and second is due to time. तो रेट में अगर आप देखें तो there is a difference in rate. कितना डिफरेंस है? 1 रुपया 10 माइनस 1। और हम क्या करेंगे? हमेशा स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करेंगे। इसके बाद अगर प्लस आएगा तो हम उसको फेवरेबल बोलेंगे। आप लॉजिकली बताओ, कॉस्ट को आप मिनिमाइज करना चाहते हो या कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो? आई वॉन्ट टू मिनिमाइज द कॉस्ट। सो यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम दैट एंगल दैट वेदर द वेरियंस इज फेवरेबल और एडवर्स, और इफ यू आर नॉट okay with that point, you know, I have already prepared a formula that standard, we have already developed the concept standard minus actual. स्टैंडर्ड को पहले लिखो, एक्चुअल के बाद में लिखो। लेबर कॉस्ट ज्यादा होना गंदी बात है, लेबर कॉस्ट कम होना अच्छी बात है। तो जब गंदी बात होगी तो एडवर्स, अच्छी बात होगी तो फेवरेबल। तो आइए जी रेट वेरिएंस में देख लेते हैं। 3,560 का जो डिफरेंस अभी अभी निकाला आपने, ये या तो लेबर एफिशिएंसी की वजह से है पूरा का पूरा,
और या पूरा का पूरा लेबर रेट की वजह से है, और या दोनों की वजह से। देख लेते हैं कि भैया किसकी वजह से है। लेबर रेट वेरिएंस अगर आप देखें तो डिफरेंस इन रेट, अच्छा अभी बताया था, डिफरेंस इन रेट को एक्चुअल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इनकम स्टेटमेंट में हम एक्चुअल लेबर कॉस्ट डेबिट करते हैं। ठीक है जी, तो डिफरेंस इन रेट इज 1 माइनस 1.10, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम 39,600, दैट कम्स टू 3,960 एडवर्स। एक बच्चा कहता है ऊपर तो आंसर था 3,560, मैंने कहा ठंड रखो यार, टेंशन मत लो, दिस इज अ सम टोटल ऑफ बोथ। अभी हमने एक ही वेरिएंस निकाला है और उसमें मैंने लिखा है 3,960 एडवर्स। ठीक है सर, अब यहां पर देखें, सेकंड रीजन इन दिस कॉस्ट इज ड्यू टू टाइम एंड दैट इज नेम्ड एज एफिशिएंसी वेरिएंस, कि लोगों ने, इंप्लॉइज ने कितनी एफिशिएंसी से काम किया। आप पढ़ने बैठे लेकिन 1 घंटे में 5 क्वेश्चंस भी नहीं किए, और दूसरा आपका दोस्त पढ़ने बैठा 1 घंटे में 8 क्वेश्चंस किए, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है। आप 1 घंटे बैठकर भी आपने आउटपुट नहीं निकाली, इट मींस यू आर नॉट यू आर इनएफिशिएंट एंड ही इज एफिशिएंट। गेटिंग माय पॉइंट? सो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज डिफरेंस इन टाइम ड्यू टू स्टैंडर्ड रेट, बिकॉज हम रेट वेरिएंस में जब रेट का कर रहे हैं तो उसको हम फिर साइलेंट रखेंगे जब दूसरा वेरिएंस निकालेंगे। तो एफिशिएंसी वेरिएंस में मुझे रेट को साइलेंट रखना है, तो स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 40,000 माइनस दिस, दैट कम्स टू 400 फेवरेबल। 40,000 घंटे लगने चाहिए थे, क्योंकि एक यूनिट को बनाने में 400 घंटे लगते, ऐसा आपने सोचा था। 100 यूनिट बनाए तो 40,000 घंटे लगने चाहिए थे, लगे कितने? 39,600, कम लगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है। इनटू स्टैंडर्ड रेट 1 रुपया, तो ये देखो 400 फेवरेबल आ गया। अगर आप इनका नेट रिजल्ट निकालें तो 3,560 एडवर्स आ गया। बेटे मैं भूपेश आनंद हूं, इस समय आपके साथ लेबर कॉस्ट वेरिएंस की आज के इस लेक्चर नंबर 7 में मैंने स्टार्टिंग कर दिया है। अभी हमें डीप एनालिसिस भी करना है कि एफिशिएंसी में जो डिफरेंस है दैट कैन बी ड्यू टू 2 रीजंस, वन इज ड्यू टू मिक्स एंड सेकंड इज ड्यू टू यील्ड। आई हैव नॉट डिस्कस अप टू दिस पॉइंट। वो मटेरियल में जो लॉजिक्स है सेम यूज करेंगे, अभी आ रहे हैं, अभी आएंगे बेटे, अभी घबराना नहीं है आपने। अभी आई हैव टू डिस्कस आइडल टाइम ऑल्सो, ठीक है? तो आप इसलिए आराम से जो अभी तक बताया उसको समझ लें, ठीक है जी? लेक्चर 8 में बाकी बातें करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।